नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करेंगे। केंद्रीय श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर पहुंचे। यहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जनता ने विकास को वोट दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बेहतर काम कर रहा है। आगामी चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के भूपेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि ये फिल्म नहीं, उन कश्मीरी पंडितों की जीवनी है। इन्होंने जो प्रताड़ना झेली, ये उनके जीवन की सच्चाई है। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। इसके बाद भूपेंद्र यादव सरिस्का के लिए रवाना हो गए, जहां वे सरिस्का का भ्रमण करेंगे। अधिकारियों से सरिस्का के विकास को लेकर के चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, हमारा सबसे बड़ा नेतृत्व है। 7 सालों में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, उन गरीब कल्याणकारी योजनाएं लाभ तक पहुंचा है। योगी जी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, और मैं तो मणिपुर जैसे दूरवर्ती राज्यों में था। उन सारे विषयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, उसके प्रति लोगों ने समर्थन दिया है। देश की जनता अब विकास की राजनीति को मानने लगी है। देश की जनता ने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को समाप्त करा है। कश्मीर फाइल मूवी उन सब परिस्थितियों को दर्शाती है कि किस प्रकार से कश्मीर को एक अत्याचार का शिकार होना पड़ा। ये सच तथ्य को सामने ला रही है। सच को सबको देखना चाहिए। अलवर के लिए इको टूरिज्म की दृष्टि से भी हो, वहाँ पर जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम है, उसका भी एक वापस से निरीक्षण का विषय हो। वहाँ के जो स्थानीय लोगों की समस्या है, उनके ऊपर भी बातचीत हो। मेरे मंत्री बनने के बाद एक लंबे समय से विषय पेंडिंग पड़ा हुआ था और मौके पे विज़िट करनी थी, तो मैं मौके पे विज़िट करके अधिकारियों से और स्थानीय लोगों से बातचीत करके पूरा संज्ञान में विषय लूँगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा की, जिन्होंने अब गुजरात कांग्रेस में टूट की आशंका जताई है। और इसे लेकर संयम लोढ़ा ने एक ट्वीट भी किया है। यही वो ट्वीट है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो गुजरात इलेक्शन 2022 को लेकर के किया गया। अब इस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। अपने ट्वीट में संयम लोढ़ा ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डालने की बात कही है। इसे लेकर संयम लोढ़ा ने कांग्रेस के आलाकमान को भी चेताया है। तो संयम लोढ़ा ने ट्वीट किया है, लिखा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 बीजेपी कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डाल रही है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। इस ट्वीट के जरिए लोढ़ा ने साफ तौर पर गुजरात कांग्रेस में तोड़फोड़ की आशंका जताई है। लोढ़ा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया है और सवाल उठाए हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को स्वस्थ रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। भाजपा की तो पूरी राजनीति ही इस कुकृत्य पर है। इन्होंने किस तरह से चुनी हुई सरकारें अपने काले धन के बल पर गिराई है, कौन नहीं जानता ये। और अब हम गुजरात की सीमा पर बैठे हुए हैं, कई जानकारी हमको मिलती रहती है। मैंने गुजरात के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको 1 महीने पहले विधानसभा में बता दिया था। और मैं चाहता हूं कि नुकसान न हो, पार्टी सतर्क रहे। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी विचारधारा के खिलाफ सब एकजुट होकर के लड़ें, इसलिए मैंने साउंड किया है। उन्हें तेज करने की जरूरत नहीं है, मजबूती से लोगों के हक में इस जन विरोधी पार्टी का मुकाबला करने की जरूरत है। तो वहीं गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की कि रघु शर्मा ने वर्तमान हालात को पार्टी के लिए चिंताजनक करार दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रघु शर्मा ने बयान दिया है और पार्टी के लिए वर्तमान हालातों को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि विपरीत हालातों के बावजूद पार्टी फिर से खड़ी होगी। गुजरात में विधायकों की जोड़ तोड़ पर चुप्पी साधी है। गुजरात में 125 सीटें कांग्रेस जीतकर सरकार बनाएगी, यह कहना है रघु शर्मा का। बड़ी जानकारी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं डॉक्टर रघु शर्मा। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालातों में पार्टी के लिए चिंता की बात जरूर है, लेकिन तमाम तरह के विपरीत हालातों के बावजूद पार्टी फिर से उठ खड़ी होगी। तो रघु शर्मा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ इस दौरान रघु शर्मा ने कहा है, वो भी आप सुनिए। वहाँ पे गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 5 राज्यों के अभी चुनाव नतीजे आए, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे कांग्रेस के लिहाज से। अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंत में। किस तरीके से देखते हैं गुजरात में किस तरह की स्थिति कांग्रेस की? देखिए, वैसे तो हर राज्य की राजनीतिक परिस्थिति
अलग अलग होती है। गुजरात की अलग परिस्थिति है। पिछली बार 2017 में जब गुजरात के चुनाव हुए, ठीक उससे पहले उत्तराखंड में हम हारे थे, उत्तर प्रदेश में हम हारे थे, उसके बाद गुजरात का चुनाव हुआ और गुजरात के चुनाव में हम करीब करीब सत्ता के पास पहुंच गए थे। तो इन राज्यों के चुनाव परिणाम में थोड़ी बहुत मायूसी आती है, लेकिन पिछली बार का जो उदाहरण है वो ये बताता है कि गुजरात की राजनीति अलग है, आज वहाँ इश्यूज़ अलग है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का 27 साल से कुशासन गुजरात की जनता झेल रही है। वहाँ कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ है, लाखों लोगों ने दम तोड़ा है, वहाँ ड्रग की तस्करी आम बात हो गई है, हज़ारों करोड़ रुपए की ड्रग की तस्करी हो रही है। वहाँ पे कानून और व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ हालात किसानों की इतनी बदतर हो रही है कि आप चाहे जीआईडीसी हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, वो सारे करप्शन का अड्डा बन चुके हैं। तो किसानों की ज़मीनें ख़राब हो रही है, वहाँ नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, वहाँ एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज है। आदिवासियों का अलग इशू है, जो डैम बनाने के फैसले इन्होंने किए उसमें आदिवासियों की ज़मीनें जा रही है, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो गुजरात के हालात की तुलना उत्तराखंड और यूपी से नहीं की जा सकती और मेरा दावा है कि इस बार 125 से ज़्यादा सीट जीत के हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन सर, जिस तरह की स्थितियां चल रही है उसमें पार्टी को एकजुट रख पाना बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस के लिए है। जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, एक के बाद एक राज्य कांग्रेस खोते जा रही है। देखिए, चिंता की बात तो है, और जब कांग्रेस ऐसी परिस्थिति में आती है तो ये सब बातें उठती है। लेकिन मैंने कांग्रेस का इतिहास देखा है, हर तकलीफ़ के बाद में कांग्रेस ताकत के साथ उभर के आई है। जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, उन गलतियों से हम सीखते हुए कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और आने वाली चुनौतियों का डट के मुकाबला करेंगे। क्योंकि अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के मायने नहीं है। आज देश को ज़रूरत है मजबूत विपक्ष की, और मजबूत विपक्ष का दायित्व अगर कोई निभा सकता है देश में तो कांग्रेस पार्टी ही है, राहुल गांधी है, जो दमखम के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों के खिलाफ समय समय पे बात करते हैं अपनी। और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी का सर्वाइवल भी ज़रूरी है और वो सर्वाइव करेगी। इस बार सर चुनौती इसलिए भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि पंजाब में जो है वो हमने देखा कि आप जो है वो सत्ता में आई। तो क्या दूसरे राज्यों में आप उसका वजूद बढ़ता हुआ देखते हैं, या पंजाब की परिस्थितियाँ अलग और दूसरे राज्यों की अलग भी? मैंने आपको कहा कि पंजाब की परिस्थिति अलग है। पंजाब में ये प्रमुख विपक्षी पार्टी थे, इनके कुछ सांसद भी जीते हुए थे और कई सालों से पंजाब में ये काम कर रहे हैं। ये तो गोवा में भी गए थे ना, ये तो उत्तराखंड भी गए थे ना अभी चुनाव में, ये यूपी में भी गए थे, वहाँ क्या हुआ? तो ये गुजरात में भी आएंगे और चले जाएंगे। गुजरात में मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर है। 20 और 21 मार्च को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 2 पारियों में होगा। आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोग की ओर से प्रदेश में 110 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और इसके साथ ही 243 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है। ये 243 अभ्यर्थी वो हैं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों को निरस्त कर नए सिरे से परिणाम जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल याचिकाकर्ता इन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है और इनका नतीजा भी बंद लिफाफे में रखा जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर के अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। तो ये अहम जानकारी, और आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इसे लेकर के आरएएस मेंस 2021 को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 2 दिन की ये मुख्य परीक्षा होगी। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक और दोपहर को 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक 2 पालियों में परीक्षा होगी अलग अलग। इसके लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर हम परीक्षा केंद्रों की बात करें तो पूरे प्रदेश में परीक्षा के कुल 110 केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में 40, जोधपुर में 23, अजमेर में 17, भरतपुर में 12, कोटा में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 243 अभ्यर्थियों का
परीक्षा परिणाम सुरक्षित रखा जाएगा, बंद लिफाफे में रखा जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। 20 और 21 मार्च को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सफल सुरक्षित परीक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करीब 20,000 परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और 243 अतिरिक्त विशेष परीक्षार्थी भी शामिल होंगे। आरएएस मेंस में परीक्षा केंद्रों को लेकर के जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर में 5, कोटा में 4 परीक्षा केंद्र और इस तरह से 2 पालियों में कुल मिलाकर के 110 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर में आपको बता दें, मार्बल खदान के ढहने से हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, राहत और बचाव का काम जारी है। राजसमंद से बड़ी खबर है, खान मालिक की मनमानी के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि कच्चे रास्ते की मिट्टी ढहने से एक मासूम समेत 2 लोगों की जान गई है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। खान मालिक ने रास्ते पर मार्बल खनन का काम शुरू कर दिया था और इसी की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। केलवा थाने के उमटी शिव मंदिर जाने के रास्ते में ये बड़ा हादसा, जहां पर मार्बल की खदान ढहने से 2 लोगों की मौत हुई है। राजसमंद में मार्बल की खदान ढहने से हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि राजसमंद में खान मालिक की मनमानी की वजह से हादसा हुआ। कच्चे रास्ते पर मिट्टी ढहने से एक मासूम समेत 2 लोगों की दबकर मौत हुई है। हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार खान मालिक ने रास्ते पर ही मार्बल खनन का काम शुरू कर दिया था, जहां पर उसको लीज आवंटित नहीं थी। मुख्य खान से रास्ते की तरफ नई खान का काम शुरू किया गया और इसी की वजह से यहां पर मिट्टी ढहने से यह हादसा हुआ। न्यूज़ मिली कि तलई के पास में मलबा गिरने से 2 महिलाओं की डेथ हो गई। इस पर घटनास्थल पहुंचे और घटनास्थल पहुंचने पूरे एक बच्ची और एक महिला की डेथ हो गई। उनको आरके हॉस्पिटल में रखा गया और लक्ष्मण दास करके जो पुरुष बाइक पे था उस सीरियस होने से अनंता हॉस्पिटल उदयपुर रेफर किया गया। आगे परिजनों द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं भीलवाड़ा में होली के मौके पर एक युवक की चाकू मारकर के हत्या कर दी गई। यहां पर रात के वक्त मांडल कस्बे में मजदूरों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई। इसमें एक युवक की मौत होने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मांडल पुलिस के मुताबिक गुड्डा गांव के एक मकान में 8 से 10 मजदूर रह रहे थे। होली खेलने के बाद रात को सभी मजदूरों ने शराब पार्टी की और शराब के नशे में मजदूरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और चाकू से हमला बोला। इस हमले में एक युवक की जान गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस तफ्तीश कर रही है। वहीं कोटा में चंबल की नहरों में 5 लोगों के पिछले 24 घंटे में डूबने की घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है। गोताखोरों की टीम ने अब तक 3 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया है, जबकि 2 लोगों के शव अभी भी लगातार तलाश किए जा रहे हैं। होली वाले दिन शहर के 3 थाना इलाकों में हुई 4 घटनाओं में 5 लोगों के डूबने की खबर है। कंसुआ इलाके में देर शाम को एक युवक का शव निकाला गया, जबकि कुन्हाड़ी इलाके में गोताखोरों की टीम ने बंटी और दीपक नाम के 2 युवकों के शवों को बाहर निकाला है। वहीं किशोरपुरा और नांता इलाके से रेस्क्यू ऑपरेशन कर 2 युवकों की तलाश की जा रही है। सुबह जिला कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। देर रात तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौके पर पहुंचे और परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन देर रात तक किसी भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर ओम बिरला ने नाराजगी भी जताई। वहीं मुख्यमंत्री को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और इस बात की जानकारी दी और कहा कि अधिकारियों का इतने लंबे समय गुजर जाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचना चिंताजनक है। वहीं उदयपुर में भी आज पुलिसकर्मी होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। होली पर दिन भर ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी आज सुबह से जमकर होली की मस्ती में डूबे रहे हैं। पुलिस लाइन परिसर में एसपी मनोज कुमार ने भी अपने पुलिस के जवानों के साथ जमकर होली खेली है।
डीजे पर पुलिस की टीम झूमती हुई नजर आई, तो वहीं सभी ने एक दूसरे को रंग लगा करके होली की शुभकामनाएं दी हैं। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ड्यूटी पर तैनात थे और इसी के चलते आज धुलंडी के एक दिन बाद में पुलिसकर्मियों की होली चल रही है और आप देखिए कि पूरी तरह से मस्ती में झूमते हुए हम पुलिस के जवानों को देख सकते हैं। सुबह से पुलिसकर्मी यहाँ पर होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए कि महिला पुलिसकर्मियों में भी होली का काफी जोश देखा जा रहा है। पूरे उत्साह और उमंग के साथ में पुलिसकर्मी जो है वे होली खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि उदयपुर के एसपी मनोज कुमार भी यहाँ पर हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे हुए हैं और पुलिस के जो सारे अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वे सभी यहाँ पर आप देखिए कि जमकर होली के हुड़दंग में यहाँ पर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी सभी यहाँ पर हैं और सुबह से वे मस्ती में सरोबार होकर एक दूसरे को ना सिर्फ रंग लगा रहे हैं बल्कि पूरे उत्साह और उमंग के साथ में इस त्योहार का मजा भी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कल पूरे दिन ये जो पुलिसकर्मी थे इन्होंने ड्यूटी दी थी। पूरे शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर ये सड़कों पर तैनात रहे थे और आज आप देखिए कि जब धुलंडी का पर्व हो चुका है तो ऐसे में ये पुलिसकर्मी आज होली का पर्व मना रहे हैं और इनकी मस्ती को आप देख सकते हैं। पूरी मस्ती पूरे उत्साह के साथ में ये जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर झूमते हुए देखे जा सकते हैं। पूरे उत्साह के साथ में ये सभी यहाँ पर होली मना रहे हैं और आला अधिकारी जो पुलिसकर्मी जो आला पुलिस अधिकारी है जिसमें एसपी मनोज कुमार भी शामिल हैं, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। एडिशनल एसपी अशोक कुमार के साथ में। सर, कल पूरे दिन ड्यूटी पे थे आप, आज होली मना रहे हैं, कल पूरे दिन ड्यूटी पे थे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे पूरे उदयपुर जिला में पुलिस ने कल और परसों बहुत बेहतरीन ड्यूटियाँ दी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह बनाई है और सभी का शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मने ये सुनिश्चित किया है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे परिवार को साथ लग के ये त्योहार को एंजॉय करें। हमारा पूरे परिवार आप देख रहे हैं, पूरा सब परिवार को सब एंजॉय कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक पूरी स्वतंत्रता आज करने के लिए। और परिवार के नाते आज किसी तरह की बंदिश से कुछ भी नहीं है, मन से दिल से त्योहार मनाए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। देखिए, कल शहर का जो परिवार था उसने शांतिपूर्वक होली मनाई और पुलिस ड्यूटी पर थी और आज पुलिसकर्मी अपने पुलिस परिवार के साथ में होली मनाते हुए देखे जा सकते हैं। तो वहीं खाकी की होली किस कदर धूम मचाए हुए है उसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आगे राजधानी जयपुर की तस्वीर देखिए, जहां पर तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी और सभी पुलिस के जवान नाचते गाते हुए होली मना रहे हैं। दौसा की तस्वीर, वहां पर भी लगातार होली का धमाल नजर आ रहा है। वहीं जोधपुर और उदयपुर में भी पुलिसकर्मियों की होली धूमधाम से चल रही है। डीजे की धुनों पर नाचते गाते पुलिसकर्मी जो लगातार कानून व्यवस्था का भार संभाले हुए रहते हैं आम दिनों में और खासतौर पर होली के दिन भी, जब तमाम लोग होली मना रहे होते हैं, पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था को लेकर के ड्यूटी पर तैनात होते हैं। आज वही पुलिसकर्मी अपनी होली मना रहे हैं, सद्भावना के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे पर रंग गुलाल लगा करके होली की मस्ती में पूरी तरह से सराबोर दिखाई दे रहे हैं। तो होली के दिन आपकी सुरक्षा में तैनात और होली के दूसरे दिन होली की मस्ती और खुमारी। जी हां, होली के दूसरे दिन शुरू होती है पुलिस वालों की होली और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। दौसा की तस्वीरें जहां पर पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली है। इस मौके पर एसपी अनिल बेनीवाल ने भी अपने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर डांस किया, सबको होली की शुभकामनाएं दी हैं। आम आदमी की रक्षा में तैनात रहने वाले ये हाथ आज झूमते हुए नजर आ रहे हैं, कानों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं इनके पैर और लगातार एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए तमाम पुलिसकर्मी। दौसा पुलिस लाइन में खेली गई होली की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर और इस होली में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाई, जमकर डांस किया है। और इस होली के जश्न में छोटे बड़े सभी पुलिस वाले शामिल हुए, जमकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने एसपी अनिल बेनीवाल के साथ सेल्फी भी ली।
आज कोई भेद नहीं, ना कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी, सब समानता के साथ होली का त्योहार। कोई पहचान भी नहीं सकता कि कौन यहाँ पर अधिकारी और कौन पुलिसकर्मी। सब जमकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कई घंटों तक होली का यह त्योहार पुलिस लाइन में मनाया गया और इस मौके पर एसपी अनिल बेनीवाल ने कहा है कि होली के त्योहार पर वे अपनी फैमिली के साथ नहीं मना पाते हैं और ऐसे में पुलिस ही उनका परिवार है और आज खुशी से त्योहार मना रहे हैं और कल फिर से नई एनर्जी के साथ सभी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे। तो आज हमारे पुलिस की होली है और आपको पता है कि सारे त्योहारों में एक दिन मिलता है पुलिस को। तो आज का दिन है हमारा और दौसा पुलिस के सभी जवान अधिकारी आज सारे पुलिस लाइन में इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन पूरे साल की मेहनत है, उसको सेलिब्रेट करेंगे हम रंगों के थ्रू। कल से दोबारा काम करेंगे। काम का स्ट्रेस है, टाइम नहीं मिलता और फैमिलीज के पास नहीं जा पाते। पुलिस ही हमारी फैमिली है, यही हमारा परिवार है और आज के दिन जो सारा फ्रस्ट्रेशन है वो आज हम बाहर निकालेंगे। कल से एक नई एनर्जी के साथ, नई ताकत के साथ हम दोबारा काम करेंगे। और अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अजमेर कोटा सीकर की तस्वीरें। यहां पर भी पुलिस की होली की धूम लगातार सुबह से आज देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे की धुनों के साथ पुलिसकर्मी, अधिकारी सब एक साथ मिल करके एक दूसरे को गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं देते हुए, डांस करते हुए और धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जयपुर की होली। जयपुर की होली किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने एंजॉय की है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिसकर्मियों ने जयपुर में भी जमकर होली खेली। पुलिस लाइन की तस्वीरें जहां पर शानदार आयोजन किया गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं होली पर करीब 630 साल पुराने रावजी मेले की परंपरा का अनूठा नजारा। ये मेला माली समाज के शौर्य का प्रतीक माना जाता है। होली के दूसरे दिन यानी धुलंडी के दिन मारवाड़ रियासत की राजधानी रहे मंडोर में ऐतिहासिक रावजी के गेर महोत्सव का आयोजन होता है और इस दौरान सैनिक क्षेत्रीय माली समाज के नवविवाहित युवक को रावजी यानी कि राव राजा के पद पर नियुक्त किया जाता है। करीब 630 साल पुरानी इस परंपरा का जीवंत प्रदर्शन इस राव महोत्सव के दौरान देखने को मिलता है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। हर्षोल्लास के साथ रावजी का मेला संपन्न हुआ। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत भी इसमें शामिल हुए। कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की और इस साल इस मौके पर मंडावता बेरा मंदिर चौक से पूजा अर्चना कर रावजी की गेर रवाना हुई और खोखरिया बेरा पहुंची, जहां पर समाज के वरिष्ठ लोगों की ओर से स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और यहां पर बुजुर्ग आपसी सलाह के बाद एक नवविवाहित युवक को छापा लगाकर उसका चयन करते हैं, उसे राव राजा घोषित किया जाता है। इस बार लंबी मंत्रणा के बाद हिमांशु गहलोत को राव राजा नियुक्त किया गया। तो पारंपरिक रावजी की गेर यात्रा आज भी अपनी अनूठी पहचान रखती है। देश और दुनिया का यह पहला आयोजन है जिसमें महिलाओं का प्रवेश निषेध माना जाता है यूं तो, लेकिन अब समय के साथ जरूर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गेर में शामिल लोग मस्ती में चूर होते हैं और ये कहा जाता था कि अश्लील गायन करते हैं, इसलिए महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती। और इसमें खास बात यह है कि कई परिवारों के जो 3 से 4 पीढ़ी तक के लोग एक साथ गेर में न केवल शिरकत करते हैं बल्कि साथ साथ नाचते गाते हैं और कई लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर आते हैं और इस गेर को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। रावजी की गेर मंडोर के अलग अलग मोहल्लों से होती है। मंडोर उद्यान में प्राचीन नाग गंगा तालाब तक पहुंचती है, जहां पर सबसे पहले राव बना युवक तालाब में कूदता है और उसके बाद उसके पीछे दूसरे युवक भी धड़ाधड़ पानी में कूदते हैं। इस तालाब में नहाने के बाद गेर संपन्न मानी जाती है। युवाओं के साथ साथ तमाम चाहे बड़े बुजुर्ग आप देखेंगे, सभी लोगों को एक अलग तरह का उत्साह है। मुझे बताया गया जैसे कल रात से जिस तरह से जश्न का माहौल चल रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी इसकी एक अलग महत्व हमेशा रहेगा। इस पर्टिकुलर गैर रावजी गैर की बात करूं मंडोर में, तो ये तो हमेशा से ही इसके प्रति एक अलग तरह का चाम, एक अलग तरह का जोश यहाँ के क्षेत्र के युवाओं का रहा है और हमेशा बना रहेगा।
युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि जो पुरानी भारतीय संस्कृति है उसको उस पर कायम रहते हुए जो ऐतिहासिक राव जी की गैर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और हमारी भारतीय संस्कृति को कायम रखें। और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो चलिए इसी के साथ ही म्हारो राजस्थान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।